अब जो ऑन अराइवल वीजा काउंटर था उस पे क्लियरली यू लिख रखा है, बिल्कुल क्लियरली सामने, 1 से 5 दिन का अगर वीजा है तो उसकी फीस है 22,000 सेफा, जो कि इंडिया के 3,000 रुपए बनते हैं एग्जैक्टली। 3 दिन भी पूरे नहीं, 2.5 दिन बाद ही मेरी पेरिस की फ्लाइट थी, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, आपका लगेगा 3 महीने का वीजा, आपको पे करने पड़ेंगे 1,54,000 सेफा, इंडिया के 21,000 रुपए। निकला हूँ बाहर, ये पड़ा मेरा बैग और किसी का भी बैग नहीं है, पूरी बेल्ट खाली है। सिम कार्ड वाली जो लड़की थी ना टेलसेल पे, वो पीछे पड़ी रहेगी 10,000 सेफा का रिचार्ज कराओ 10,000 का। 10,000 बहुत ज्यादा इन देशों में, मतलब पिछले देश में नीचे मेरे को इंडिया के 300-400 रुपए में 9 GB इंटरनेट प्लस सिम कार्ड मिला था एयरपोर्ट से। 21,000 रुपए का मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे महंगा वीजा लिया मैंने इस देश का, बुर्किना फासो का, जिस देश का आप लोगों ने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से नीजर से, विच इज़ अ कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो आप लोगों को पता है मैं इधर आया हूँ। नीजर जो इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी के अलावा सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे, मैं पहले बता चुका। एक औरत के ऑन एन एवरेज 7 बच्चे होते हैं और 3-4 वाइफ यहाँ पे बहुत इजी बात है। तो एक इंसान के 25 से 30 बच्चे होना इस देश में आम बात है। इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ ऐसी जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी नीजर के बारे में। पर अभी बजे दोपहर के 2:40 और मेरी फ्लाइट है यहाँ से 5:20 पे वागाडुगू। वागाडुगू जो कि कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है बुर्किना फासो की। जी हाँ, बुर्किना फासो एक नेबरिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में नीजर के। और वेस्टर्न अफ्रीका में मैंने सारी कंट्रीज कर ली, बस बची है बुर्किना फासो और नाइजीरिया बेसिकली। अभी फिलहाल हम चलेंगे वागाडुगू फ्लाइट पकड़ने के लिए। एस्का एयरलाइन के साथ मेरी फ्लाइट है। चलते हैं गाड़ी में, पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मेरे को हर्ष भाई जो है वो छोड़ देंगे। ये रे हर्ष भाई, जयपुर से ना? जयपुर से। चले भाई, हो गया सामान अपना? बस हो गया। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। नीजर की सड़कें देख सकते हो आप, मतलब पूरी मिट्टी है एकदम, हर जगह एकदम रेगिस्तान है ये देश। आज पूरे शहर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि फ्राइडे का दिन है, लोग प्रे कर रहे होंगे। और इनकी पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली मुस्लिम्स ही, ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन ही। दुकानें भी आप देखोगे तो मोस्टली बंद ही पड़ी है आज। गर्मी बहुत रहती है बाकी यहाँ पे, फिलहाल भी 40-45 डिग्री करीब होगा तापमान इधर का। और लेकिन प्लेजेंट है यार, मतलब पसीने वसीने नहीं आते, चिपचिप नहीं होती बिल्कुल भी। हालांकि इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑल्सो। मतलब आपको कुछ ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रहेगी। और ये तो सिर्फ कैपिटल सिटी है, ये मेन एरिया पूरे देश का। बाहर निकलोगे तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, बिल्कुल सूखा सारी जगह। अभी आ गया मैं एक बारी ATM पे, इको बैंक। अफ्रीका में निकलवाना है तो भाई इसी से निकलवाया करो, ये ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे नहीं काटते, तो मैं तो इसी से निकलवाता हूँ। और बारी इसमें तो भाई लगी हुई है लाइन, लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखो पूरी लाइन लगी, पता नहीं कब नंबर आएगा यार। तो इधर की करेंसी जो है वो आप लोग जानते हो वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, और बुर्किना फासो की भी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, या फिर सेफा कह लो, CFA या XOF कह लो, एक ही है। तो ये वेस्ट अफ्रीका में 8 देशों में यूज होती है, और वो 8 के 8 देश एक्सेप्ट बुर्किना फासो में घूम चुका हूँ। अब इसके बाद बुर्किना फासो, उधर भी यही करेंसी, तो इसलिए मैं निकलवा रहा था। हालांकि मेरे पास पड़े हैं थोड़े, पर मैंने जो फ्लाइट टिकट कराई है ना यहाँ से मेरी बुर्किना की, उसके पैसे मेरे को देने हैं इनको, वाहिगुरु ट्रैवल्स वालों को निकलवा के। तो उस चीज़ के लिए मेरे को करेंसी चाहिए लोकल। एकदम से भीड़ कहाँ से आ गई इतनी? अभी तो खाली था सारा, एकदम भीड़ होगी। और ये फ्लाइट्स इतनी महंगी पड़ रही है ना भाई, मेरे को मैं क्या बताऊं। ये नेबरिंग कंट्रीज है सारी, मतलब मैं बेनिन से आया इधर, नीजर और बेनिन की बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर बंद है इधर इंस्टेबिलिटी के कारण। अब इधर से मेरे को जाना है वागाडुगू बुर्किना फासो। इधर का जो सफर है वो घूम फिर के जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता वागाडुगू, और देशों में से होता हो जाता है, और सेफ भी नहीं है बस का सफर, और 2-2 दिन लगते हैं। तो भाई मतलब मैंने बेनिन से यहाँ की फ्लाइट की थी 50,000 इंडिया के रुपए। जी हाँ, पहले लोमे गई वो फ्लाइट, लोमे से फिर 30-40 मिनट की फ्लाइट होती है भाई, वो 1000 किलोमीटर मैंने 50,000 रुपए दिए इंडिया के। फिर अब यहाँ से यहाँ मैं कहाँ पे हूँ अभी, हाँ, फिर अब यहाँ से नियामे जो कि नीजर की कैपिटल है, यहाँ से मैं जाऊँगा बुर्किना फासो की कैपिटल वागाडुगू। ये फ्लाइट मेरे को पड़ी है ऑलमोस्ट 40,000 इंडिया के भाई। और फिर वहाँ से मैंने कराई है पेरिस की फ्लाइट, वो पड़ी है 34,000 की। मतलब अलग कॉन्टिनेंट की फ्लाइट सस्ती है, लेकिन विद इन अफ्रीका पड़ोसी देश में जाने के 50,000 रुपये। ये फ्लाइट सिर्फ इन 2 देशों में फ्लाइट मेरी 90,000 रुपये की पड़ी है, जो कि पड़ोसी देश है। मतलब भाई इतना दुखता है ना अफ्रीका में तो टिकट कराते हुए, फ्लाइट टिकट, और इतने दुखते हैं पैसे, इतनी महंगी भाई, इतनी महंगी।
बाकी इनका फ्लैग देखोगे आपको बहुत सिमिलर लग रहा होगा इंडिया के फ्लैग से, वही सिमिलर से कलर है अपने, बस बीच में ब्लू होता है, इनके यहाँ पे ऑरेंज है शायद इनके फ्लैग में बीच में। ये एयरटेल का ऑफिस यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट में, ये भी एयरपोर्ट है, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए अलग से पर्सनल एयरपोर्ट है। जी हाँ, बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहे हैं ना, पर प्रेसिडेंट का अलग एयरपोर्ट है, बाकी पब्लिक के लिए अलग एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट आगे भाई, जब मैं लैंड हुआ था यहाँ पे तब कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी थी, एक टैक्सी मुश्किल से थी जिसमें बैठ के आए थे, एक या दो थी बस, बिल्कुल एयरपोर्ट खाली पड़ा था। आज एयरपोर्ट पे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई, लेकिन चलो भाई आ गया फाइनली एयरपोर्ट, घुसते अंदर। एयरपोर्ट इंटरनेशनल दोरी हमन आ गए भाई एयरपोर्ट के अंदर। चेकिंग के बाद ये है टीवी, डिपार्ट्स अपनी है KP 046 वागाडुगू, इधर ही होगा चेक इन। जाते ही मिल गया भाई बोर्डिंग पास, तो टाइम नहीं लगा, खाली पड़ी थी लाइन। और ये देखो सुम्मा कंपनी, सुम्मा टर्किश कंपनी है दरअसल, जिसने इनके एयरपोर्ट बनाया है इधर के नीजर के। सीरिया लियोन की वीडियो में भी देखा होगा आपने, सीरिया लियोन का एयरपोर्ट भी सुम्मा इस टर्किश कंपनी ने ही बनाया था। चलो इनके एयरपोर्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो मेरे को क्या मिली, ये एक डायनासोर की थाई है, और इन्होंने देखो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है डायनासोर का। ये है द प्रिजर्व्ड बोन्स ऑफ द मीट ईटिंग डायनासोर एफ्रोवेंटर अबाकेंसिस, ये है उसकी राइट थाई बोन। गजब यार, बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये ने मिली होगी यहाँ पे नेचर में, और ये डायनासोर इनने बना रखा है। वो तो डायनासोर था, और ये देखो भाई, ये दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल का फॉसिल स्कल है। हालांकि ये रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। दिस इज द फॉसिल स्कल रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रोकोडाइल, 13 मीटर लॉन्ग, सेर्कोसुकस इम्पेरेटर। 13 मीटर लंबा था भाई, होता था भाई ये क्रोकोडाइल, जिसका इन्होंने रेप्लिका स्कल का बना के रख रखा है। 13 मीटर यानी कि मान लो 35 फुट हो गए भाई, 35 फुट लंबा क्रोकोडाइल जिसका इन्होंने रेप्लिका बना रखा है। देखना भाई, ये डायनासोर और एक ये क्रोकोडाइल। ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी भाई, जैसे मैंने ना इधर पढ़ी, किधर लिख रखा है कि नीजर के जो डेजर्ट्स है ना, ये देखो, नीजर्स डेजर्ट लैंड्स प्रिजर्व मोर फॉसिल्स देन ऑल अदर अफ्रीकन नेशंस कंबाइंड। ये नहीं पता था भाई मुझे कि नीजर के जो रेगिस्तान है ना, अपन तो हंसी में ले रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं है इनके रेगिस्तानों में, लेकिन इधर जो वाइल्ड लाइफ थी ना, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही मिला के और कहीं भी नहीं थी जो नीजर के डेजर्ट्स में पाई जाती थी। और इधर फ्लाइंग रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, जाइंट क्रोकोडाइल्स, फ्लाइंग क्रोकोडाइल्स और ऐसी तरह की मछलियाँ जो कहीं और नहीं मिलती थी, नीजर के डेजर्ट्स में थी। ये चीज़ अब पता चली अपने को। ये जो लेकिन थाई थी, ये रेप्लिका नहीं थी, आपको बता दूँ। ये ड्यूटी फ्री है भाई इनका, सब हो गया, चलो बैठते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, बाहर तो इस देश में कुछ भी नहीं हो रखा, बिल्कुल रेगिस्तान है। एयरपोर्ट इतना ज़बरदस्त बनवा दिया इस टर्किश कंपनी से। एक ये ईटरी सी है, कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे अभी, देखना बिल्कुल खाली पड़ा है। और यहाँ पे इन्होंने एक ये कैफ़े सा और बना रखा है, लक्की स्मोकी, बिलियर्ड्स की टेबल है, फुटबॉल वगैरह, ये भी खाली पड़ा है। मतलब इमेजिन कर सकते हो, एयरपोर्ट में मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है ताकि कोई सुन ना ले, इतना खाली है। देखना पूरा खाली है। पूरे एयरपोर्ट पे मेरे को मेरे अलावा 1 2 3 लोग दिख रहे हैं जो शायद ट्रैवल कर रहे होंगे। 1 2 जो काम कर रहे हैं इन पे, ईटरी वगैरह पे या दुकान पे, कोई ड्यूटी फ्री पे 1 2 जो नौकरी कर रहे हैं, वो उनको भी जोड़ ले तो भी 10 लोग पूरे नहीं है पूरे एयरपोर्ट पे। मतलब मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है बोर्डिंग गेट पे, और सारे गेट साथ में ही है कि भी शोर ना हो। इमेजिन कर सकते हो। पर भाई एक इनको पता नहीं क्या आदत है, खाली थे। हालांकि एयरपोर्ट पे बाहर भीड़ थी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, शायद लोग प्रे कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इथोपिया गए आज, तो इथोपिया वाली फ़्लाइट पहले उस टाइम भीड़ होगी, अभी लेकिन खाली था जब मैं आया। भाई पता नहीं टाइम पास करने के लिए तलाशी ले लेते हैं लोग। मतलब ठीक है, देख लिया स्कैनर, पहले एयरपोर्ट पे एंटर करते टाइम मशीन में बैग्स आ गए, मैं अकेला था, मेरे बैग्स कुछ भी नहीं है बैग में। जब मैं जाने लगा ना, सोचा चलो खाली बैठे इसकी तलाशी ले लेते हैं, बैग तलाशने लग गए भाई, ये क्या है, वो है, ये है, वो है। फिर उसके बाद मैं चेक इन काउंटर पर गया, मैंने बोर्डिंग पास ले लिया। अब उसके बाद वो डायनासोर वगैरह मैं आपको दिखाने लग गया। फिर एक ना यहाँ पे फॉर्म सा भरना होता है, इमिग्रेशन फॉर्म की भी, यहाँ पे क्या एड्रेस था, यहाँ पे आपका क्या नंबर था। अराइवल पे भी भरवाया था, अभी डिपार्चर पे भी। अच्छी बात थी कि इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरा खुद भर दिया वो फार्म। जब मैं इधर लैंड हुआ था तब भी इन्होंने खुद भर दिया था, अभी भी खुद भर दिया था। मेरे को लग रहा था पैसे मांगेंगे, पर मांगे नहीं, चलो अच्छी बात थी। उसके बाद इमिग्रेशन पे गया, उसने तुरंत स्टैंप कर दी, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद सिक्योरिटी पे मेरे अलावा कोई नहीं, जो सिक्योरिटी बेल्ट होती है, सामान की दोबारा तलाशी। अब कुछ भी नहीं, छोटा सा बैग था, इस बैग में तो क्या ही मिलेगा उन्हें, बिल्कुल खाली पड़ा था बैग। 3-4 लोग बैठे थे बिल्कुल खाली। अब वो स्कैनर में से बैग मेरा निकल गया। उसके बाद मैंने बैग उठा लिया, पैक कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप सब डाल लिया जब मैंने। अब जैसे ही बैग उठाई इतने बोले रुको, फिर वही दोबारा तलाशी शुरू।
अच्छा ये है लैपटॉप है, ये फ़ोन है, ये फ़ोन का डब्बा है, ये चार्जर है। अरे यार कॉमन सेंस है। मैं उन्हें पूरा बैग खोल के मैंने रख दिया, गिनती की 5-7 चीज़ें थी बैग में, वही चीज़ें ऐसे देख रहे जैसे कभी देखी ही नहीं। अरे मतलब सीधा बता दो क्या मन में है तुम्हारे, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो मेरा भी। देखते रहे। फिर जब उन्हें दिख गया कि भी ये भी इंटरेस्टेड सा नहीं दिख रहा, ना इसके पास कोई ऐसी चीज़ कि इसके मज़े ले या फिर इससे पैसे ले, वो भी परेशान हो गए। फ्रेंड बोले जाओ। अब फिर ये ड्यूटी फ्री था, ड्यूटी फ्री के बाद आके मैं इधर बोर्डिंग गेट पे बैठ गया। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि जब मैं नीजर में लैंड हुआ था ना, तो मेरा पासपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो गया था, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल वीज़ा नहीं था, बस एंट्री परमिशन थी कि 16 से 20 तारीख के बीच में परमवीर सिंह बेनीवाल आ सकता है। तो वो परमिशन मैंने दिखाई थी एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे। मेरा पासपोर्ट उन्होंने जमा कर लिया था, पर अच्छी बात उन्होंने मेरे को रिसीट दी थी बाकायदा। आइवरी कोस्ट की तरह नहीं था कि भी पासपोर्ट रख लिया और बोले बाद में ले जाना। रिसीट दी, पासपोर्ट जमा करा, वो रिसीट दिखा के मेरा वीज़ा लगना था। अब मैंने वो रिसीट ली और मेरी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने दी वाहिगुरु ट्रैवल्स वालों को, और वो जाके मेरा वीज़ा लगवाया है। और वो मेरे को आज मिला है पासपोर्ट, क्योंकि बीच में इनके छुट्टी वगैरह सी थी ऐसी। तो अब फाइनली मेरे को दिन में पासपोर्ट मिला, मतलब मेरा वीज़ा लगा हुआ था मेरे पासपोर्ट पे 20 तारीख से, क्योंकि मैंने 20 तारीख को लैंड करा था। तो वीज़ा लगा हुआ, 1 महीने का वीज़ा दिया, और मैं पासपोर्ट लेके वापस अब आ गया बुर्किना फासो की फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। बुर्किना फासो का क्या है, शायद ई वीज़ा है, और लेकिन मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है वीज़ा वाला सेम जैसे इधर था, पर उधर मेरे को पासपोर्ट शायद जमा नहीं करना पड़ेगा। नीजर के बारे में मैंने आपको काफ़ी बातें इन डेप्थ बता चुका पिछली वीडियोज़ में, और पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकता। फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो वैसे ही सिचुएशन इस देश की काफ़ी ख़राब है। मैंने इन डेप्थ सारी चीज़ें कवर करी थी, कल वाली वीडियोज़ में बताई थी, वो आप देख सकते हो। और लेकिन अपन जिधर जाने लग रहे हैं बुर्किना फासो, उस देश के भी कुछ सिमिलर ही हाल है। ये साहेल रीजन की जो कंट्रीज़ है ना, मतलब काफ़ी, साहेल क्या पूरे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। वहाँ भी मतलब इस्लामिस्ट टेररिज्म बहुत ज़्यादा है बुर्किना फासो में, और वो सब मैं नाम में नहीं लेना चाह रहा अभी एयरपोर्ट पे। वहाँ पहुँच के कल की वीडियो में आराम से आपको बताऊँगा। और 4:35 हो गए और बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। 5:20 की तो फ़्लाइट है यार। बोर्डिंग स्टार्ट तो चलो दूर की बात, कोई इंसान ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं, खाली सुनसान। ये शायद अब आई है अपनी फ़्लाइट, अस्काई एयरलाइन वागाडोगू के लिए। 1 ही घंटे की फ़्लाइट है, और क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है तो हम सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे, जिस टाइम उड़ेंगे उसी टाइम 5:20 पे उड़ेंगे और 5:25 पे पहुंच जाएंगे लोकल टाइम वागाडोगू के। ये होगी भाई अपनी फ़्लाइट पार्क यहाँ पे। हालांकि कोई नहीं आया अभी भी, पर चलते हैं अपन। चलो भाई फाइनली एम्बार्कमेंट फॉर वागाडोगू, यानी कि बोर्डिंग फॉर वागाडोगू फ्रेंच में। चलते हैं। 33L अपनी सीट। भाई ये कैसी फ़्लाइट है, 33L है मेरी सीट, और देखना लेग स्पेस देखो भाई, ये गड़बड़ होगी कुछ, गर्ल सीट बनेगी इसकी शायद, गड़बड़ है भाई कुछ, इतना कम थोड़ी होता है। सामान तो भाई कर दिया लोड। ये मेरा बैग है भाई, क्या सेटिंग बैठी, जैसी मैंने वीडियो बनाई मेरा बैग आ गया। मैंने ज़िंदगी भर इतनी फ़्लाइट्स ले ली भाई, और इस फ्लाइट में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन्होंने सीटें ज़्यादा लगा रखी है ज़रूरत से। देखना मैं एक तो पहली बात कितना ऊपर होके बैठा हूँ कि मेरी टांगे फिट आ जाए, ऐसा नहीं है कि मैं नीचे हो रखा हूँ, स्लाइड हो रखा हूँ। ये देखो कितना ऊपर मैं निकल के आ रहा हूँ सीटों से, ठीक है। तो मेरी अपर बॉडी, अब नीचे की बॉडी देखो। ये देखो, ये मेरी नीचे की बॉडी है अभी, ये टांग सीधी हो ही नहीं सकती इधर, ये कैसे आ जाएगी फिट मेरी टांग इधर सामने, इम्पॉसिबल है भाई। नीजर की तरह ये बुर्किना फासो भी पूरा रेगिस्तान है, जैसा आप देख सकते हो, मिट्टी मिट्टी दिख रही है ऊपर से तो। De garder vos bagages bien rangés jusqu'à l'ascension de la consigne des ceintures. Lors du débarquement, soyez prudents. लैंड हो गए भाई, और अभी अनाउंसमेंट हुई है कि बाहर का टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और वक्त है 5:09।
5:20 पे लोकल टाइम पे वो फ़्लाइट हमारी उड़ी तो 5:30 ही थी और 5:10 से पहले यहाँ पे लैंड होगी। 40-50 मिनट लगे फ़्लाइट को यहाँ आने में। Cabin crew descenders for check-in confirm. आज तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बैग मैंने चढ़ते हुए भी देख लिया फ्लाइट में और उतरते हुए भी देख लिया। ये देखो ये रख दिया। पहली बार नहीं, एक बार शायद टुवालू में भी हुआ था ऐसा, लेकिन उसमें तो बैग उतार ही दिया था फ्लाइट में चढ़ने से पहले। अपना तो नंबर आने वाला नहीं जल्दी से, लास्ट में बैठे आज, पता नहीं कितनी देर लगेगी उतरने में। चलो भाई बस से उतरते हैं एयरपोर्ट के लिए, इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये फॉर्म दे दिया भाई इन्होंने, ये भरना है अब मेरे को। 2 फोटो भी देनी है इस फॉर्म के साथ भर के। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ एयरपोर्ट पे अभी और ये मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ फ़ोन कान पे लगा के नाटक करके। मैं इधर लैंड हुआ और लैंड होते ही ये बोल रहे हैं अब कि भाई आपका लगेगा वीज़ा 1,54,000 सेफ़ा का, जो कि अपने इंडिया के बनते 21,000 रुपये। अभी पीछे पड़ गए 21,000 रुपये, मान नहीं लग रहे, बोल रहे 21,000 का ही वीज़ा लगेगा आपका। इंडिया के 21,000, 40,000 रुपये मैं यहाँ पे फ़्लाइट के दे के आऊँ, अब बोल रहे 21,000 रुपये और लगेंगे इस वीज़ा के आपके। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ना लगाओ, मेरे को तो डिपोर्ट कर दो, कोई मतलब थोड़ी है। जबकि 5 दिन का वीज़ा होता है इनका 50-55 हज़ार का कुछ का, जो कि इंडिया के वो भी 7-8 हज़ार रुपये बने। पर ये मानने को तैयार नहीं है और शायद इंडियन देख के जो भी बोल रहे कि भी पैसे दो आप। 1,54,000 सेफ़ा, इंडिया के 21,000 रुपये। 40,000 की फ़्लाइट लेके आया हूँ, यहाँ से बाहर निकलेंगे 40,000 की फ़्लाइट, 21,000 का वीज़ा, 1,00,000 रुपये इस देश में 2 दिन स्पेंड करने के लिए, वो भी ऐसे देश में जिधर कुछ नहीं है। आगे भाई मजबूरी में 21,000 का वीज़ा लेके निकला हूँ बाहर। ये पड़ा मेरा बैग और किसी का भी बैग नहीं है, पूरी बेल्ट खाली है। चलो सारे जा चुके, पूरा एयरपोर्ट खाली। एयरपोर्ट इनका कुछ ऐसा दिखता है, आपको सारी स्टोरी बताता हूँ अभी हुआ क्या, बताऊँगा आपको सारी कहानी अंदर की। बस अब सोरती यानी कि एग्जिट ढूंढते हैं, इधर ही है बाहर निकलने का रास्ता। बाहर निकल गया भाई टेलसेल, ऑरेंज और मूव अफ्रीका सिम कार्ड की दुकान ने। अंदर तो कुछ नहीं दिखा था, अंधेरा होने लग रहा है। बाकी ये कुछ बाहर से नज़ारा है, टेलसेल का ले लेते हैं। भाई बाहर जो दुकान है ना सिम कार्ड की, ये भी लूटने में लगे हुए हैं। 10,000 सेफ़ा बोल रहे सिम कार्ड की इंटरनेट। अरे यार क्या करने लग रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इस देश में क्या होने लग रहा है। 10,000 सेफ़ा यानी कि 1,400 रुपये बोल रहे इंटरनेट के, कमाल ही हो गया। ये आगे भाई हम एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी में बैठते हैं और करते हैं आपसे बात। ये पार्किंग के टैरिफ है 500, यानी कि इंडिया के 70 रुपये होंगे लगभग। 1 घंटे से ज़्यादा के फिर थोड़े ज़्यादा। पर ये जो लिखी हुई है ना चीज़ें इस देश में, इन पे भरोसा मत करना, क्योंकि वीज़ा में भी कुछ ऐसा ही लिखा था जो भी मैं आपको बताऊंगा। सिम कार्ड वाली जो लड़की थी ना टेलसेल पे, वो पीछे पड़ी रही कि 10,000 सेफ़ा का रिचार्ज कराओ 10,000 का। मैं बोला सिर्फ सिम कार्ड दे दो। मेरे को ना एक भाई लेने आ गया था वाईगुरु ट्रैवल से एयरपोर्ट पे, वीज़ा के दौरान भी वो साथ था। तो वो औरत पीछे पड़ी रही कि 10,000 का रिचार्ज कराओ। 10,000 बहुत ज़्यादा इन देशों में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। 1,400 रुपये का रिचार्ज पिछले देश में नहीं दे रहे मेरे को, इंडिया के 300-400 रुपये में 9 GB इंटरनेट प्लस सिम कार्ड मिला था एयरपोर्ट से। ये पता नहीं क्या सोच के मांग रही थी इतना। चलो भाई, लैंग्वेज हालांकि यहाँ पे सारे फ्रेंच बोल रहे थे एयरपोर्ट पे, लेकिन फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है अब। हालांकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, 5 अगस्त 1960 को इनको फ्रेंच से आज़ादी मिली। लेकिन इसी साल 2024 जनवरी में इन्होंने फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा था वो हटा दिया और फ्रेंच और इंग्लिश को इन्होंने बना दिया वर्किंग लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश बोलता नहीं है कोई, नाम की वर्किंग लैंग्वेज है। वैसे फ्रेंच ही बोलते हैं सारे अभी भी, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वीज़ा वगैरह वो भी फ्रेंच में ही थे। अब इनकी जो भाषा है बेसिकली, इन्होंने ना बुर्किना फासो वर्ड भी जो बना हुआ है, इनका नाम भी, ये भी इनकी इंडिजिनस भाषाओं से बना हुआ है। तो ये चीज़ इस देश की अच्छी है कि भी है ना अपनी इंडिजिनस भाषाओं को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और अब इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है मूर, जो कि मोसी लोग बोलते हैं आगे। मोसी यहाँ का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, 50% से ज़्यादा वही है। और सबसे वाइडली कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज मूर या मोसी लैंग्वेज ही है। उसके बाद फिर द्यूला आ गई, बिस्सा आ गई, फुला आ गई, ये सारी अब इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्किंग लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच है। लोकल लोग आपस में आकर मोरे में ही बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जो वो भाषा बोलते हैं सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। एनीवे 5 अगस्त 1960 को इनको फ्रेंच से आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद भी इस देश में ना बहुत प्रॉब्लम्स रही। करप्शन और फेमाइन आ जाना, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट्स, इंस्टेबिलिटी अच्छे ज़्यादा। इतने को होलिए भाई यहाँ पे, इतने तख्ता पलट होलिए 1966 में, फिर उसके बाद 1980, 1982, 1983, फिर उसके बाद शायद 1987, उसके बाद भी पता नहीं कितने भाई। पर एनीवे अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल के इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। वहाँ जाऊँ, उनने वीज़ा लिया था, वहीं पर सारी स्टैम्प वगैरह मार दी।
बाद में ना सिक्योरिटी चेक हुआ ना इमिग्रेशन हुआ, सारे चले गए थे स्टाफ वाले घर पे। एयरपोर्ट पे कोई बचा ही नहीं था, मैं आखिरी था मान लो, सब जा चुके थे। वहीं पे उन्होंने स्टैम्प मार दी वीज़ा के साथ साथ ही, कस्टम्स वाली भी बेल्ट खाली थी, ना बैग चेक हुए। एयरपोर्ट से आगे दोस्तों घर, और अब डिस्कस कर लेते हैं वीज़ा वाली सिचुएशन क्या बात हुई। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा ना और इमिग्रेशन काउंटर पे गया, उससे पहले उन्होंने देखा येलो फीवर वैक्सीन कार्ड, वो मैंने दिखाया, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिया गया एक फॉर्म। मेरे पास वीज़ा की परमिशन थी ऑनलाइन, हालांकि ई वीज़ा भी आप ले सकते हो, पर ई वीज़ा आने में टाइम लगता, और मेरे को जल्दी आना था, तो मेरे प्लान बहुत स्पॉन्टेनियसली बने थे। तो मैंने वाहिगुरु से परमिशन मंगा ली, जिसके बेसिस से मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाना था। अब वो परमिशन लेके मैं गया वीज़ा वाले काउंटर पे। उन्होंने मेरे को दिया एक फॉर्म कि आप ये फॉर्म भरे, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। वो फॉर्म भरने के बाद अब जो ऑन अराइवल वीज़ा काउंटर था, उस पर क्लियरली वो लिख रखा है, बिल्कुल क्लियरली सामने। अब जैसे ये काउंटर है, मान लीजिए इधर वो उनका इमिग्रेशन ऑफिसर है, इधर कांच के शीशे पे इतना बड़ा वो पोस्टर लगा है, उस पर लिखा है कि वीज़ा की फ़ीस 1 से 5 दिन का अगर वीज़ा है तो उसकी फ़ीस है 22,000 सेफा, जो कि इंडिया के 3,000 रुपये बनते हैं एग्जैक्टली। और 5 दिन से ज़्यादा का, शायद 1 महीने का जो वीज़ा था वो 55 हज़ार कुछ का था। और जो 3 महीने का वीज़ा था 90 दिन का, उसकी कीमत थी 1,54,000 सेफा, यानी कि इंडिया की 21,000 रुपये। अब मैंने उस फॉर्म में क्लियरली भरा है कि 3 दिन बाद मेरी यहाँ से फ़्लाइट है पेरिस की, और असली में भी है 3 दिन भी पूरे नहीं, 2.5 दिन बाद ही मेरी पेरिस की फ़्लाइट थी। और मैंने फ़्लाइट भी दिखाने लग रहा हूँ उन्हें मैं। उस फॉर्म में मैंने लिखा है भाई मुझे 3 दिन का वीज़ा चाहिए, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, आपका लगेगा 3 महीने का वीज़ा, आपको पे करने पड़ेंगे 1,54,000 सेफा, इंडिया के 21,000 रुपये इस देश के वीज़ा के लिए। भाई इस देश में क्या है जो 21,000 रुपये वीज़ा के लेने लग रहे हैं? वो तो अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी तो अंधेरा हो गया, कल अपन देख ही लेंगे क्या इस देश में जो 21,000 रुपये लेने लग रहे हैं वीज़ा के। मैं उन्हें उंगली करके दिखा रहा हूँ, मैं 5 दिन तक इतना वीज़ा है। फिर जो भाई थे वाहिगुरु से, वो भी एयरपोर्ट पे आ गए, उन्होंने फ्रेंच में वो बात कन्वे भी करी, समझाई भी, पर वो बोल रहे कि भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ लिख रखा है 1 से 5 दिन का, बोले ये ना ट्रांजिट वीज़ा है। मैं बोला 5 दिन तक एयरपोर्ट पे कौन ट्रांजिट करता है? दूसरी चीज़, मैं 3 दिन 2.5 दिन है मेरे, 3 दिन भी नहीं है। मैं बोला मैं 2-2.5 दिन एयरपोर्ट पे रहने को तैयार हूँ, आप ये मेरे को दो ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है मैं बाहर ही नहीं जा रहा। बोले नहीं, आपको इतने पैसे देने हैं तो दो। और वो जो मेरे जो इंडियन बंदे थे मेरी मदद के लिए वहाँ आए थे, उन्हें बोले कि इनकी फ़्लाइट कराओ और इन्हें यहाँ से निकालो। अब बात उन्हें भी आ रही थी, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी वजह से परेशान हो, और वैसे भी वहाँ पे भीड़ हो रखी थी, कुछ इंडियंस उन्हें परेशान कर ही रहे थे किसी वजह से, पता नहीं। तो मैं नहीं चाहता सारे मेरी वजह से दुखी हो, तो फिर मैं साइड में आगे बैठा, मैं बोला चलो कोई नहीं, जो भी है देते हैं। उनकी पेमेंट करी हमने। पेमेंट करने के बाद वो मेरे पासपोर्ट ले गए अंदर। बाकी फिर एयरपोर्ट पे जितने भी और लोग थे सबका काम हो गया। वो शायद मेरी वजह से अटका था, जो भी था, सारे लोग निकल गए एयरपोर्ट के बाहर, बच गया सिर्फ मैं। स्टाफ भी चला गया था एयरपोर्ट का, आखिरी जना मैं ही था। फिर उन्होंने वो कर दिया स्टैम्प, और 21,000 रुपये का मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे महंगा वीज़ा लिया मैंने इस देश का, बुर्किना फासो का, जिस देश का आप लोगों ने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। जिस देश के बी से बुर्किना, एफ से फासो, जिस देश का नाम ही BF है, वो 21,000 रुपये वीज़ा का लेने लग रहे हैं। मतलब हद होगी यार, कैसे टूरिज्म बढ़ेगा यार तुम्हारे देश में? फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, लोग अफ्रीका नहीं आते, अफ्रीका को अंडर डेवलप्ड कहते हैं, अफ्रीका को बैकवर्ड कहते हैं, अफ्रीका अंडररेटेड है। अरे तुम एक्सप्लोर तो करने दो, हम तो चाहते हैं भैया कि तुम्हारी अच्छी चीज़ें दिखाए। 21,000 रुपये होते हैं वीज़ा के, और वो भी जब साफ तुम गलत करने लग रहे हो कि भी होते, अगर मेरे को पता होता कि भी ठीक है इतनी फीस है तो मैं प्रीपेड आता। मतलब ऑब्वियस ही बात है, साफ तुमने काउंटर पे लिख रखा है 22,000 रुपये 1 से 5 दिन के वीज़ा की फीस है, लेकिन तुम मुझसे 7 गुना पैसे ज़्यादा ले रहे हो, 3,000 की बजाय 21,000 रुपये लेने लग रहे हो। इस बात का क्या मतलब है? एक तो इन देशों में इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है, आपको मैंने बताया ही। इधर यूँ मान लो जैसे अपने होली दिवाली होती है ना, वैसे तो यहाँ पे तख्ता पलट होता है। अभी वो प्रेसिडेंट पकड़ लिया, अभी मिलिट्री राज आ गया, अभी वो हो गया, अभी ये हो गया। एक तो वैसे ही इन देशों बॉर्डर बंद होगी, ये होगी, वैसे इन देशों में पहुँचना इतना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब इस देश की मैंने फ़्लाइट ली 40,000 की, अब यहाँ से आगे पेरिस की फ़्लाइट मेरी 40,000 की, और इस देश के वीज़ा 21,000, 1 लाख से ऊपर रुपये खर्च दिए मैंने सिर्फ इस देश की इस सिटी वागाडुगू, जिसका नाम आपने सुना भी नहीं था कभी, ये दिखाने के लिए। मतलब यार एटलीस्ट थोड़ा तो ईजी करो ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि भी तुम्हें पता है तुम्हारी इकॉनमी की वाट लगी पड़ी है हर तरफ से, तुम्हारे कंट्रोल में ये नहीं है कि भी सरकार कल को रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ बंद हो जाएगी, इस पर सैंक्शन लग जाएंगे, ये बॉर्डर बंद हो जाएगी ना, तुम्हारी कोस्ट लगती है। बुर्किना फासो की समुद्र से कोई कोस्ट नहीं है, टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, 6 कंट्री से सराउंड करती है। ये और देशों की बॉर्डर्स पे डिपेंडेंट है, सामान इनका जो भी समुद्र के पोर्ट से आता है कोस्टल कंट्री से मंगाते हैं, जैसे कि घाना से, बेनिन से, टोगो से, जो भी है। भाई तुम्हें पता है और चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, जनता तुम्हारे हाथ में नहीं है, स्टेबिलिटी हाथ में नहीं है। कम से कम तुम इतना तो कर दो कि भी रिलैक्सेशन ईज कर दो टूरिज्म के लिए। तुम्हें पता है और चीज़ों से तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। लेट्स से तुम्हारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है,
लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं करप्ट लीडर्स। टूरिज्म तो एक ऐसी सिंपल चीज़ है, तुम्हें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा प्रोसेस आसान बना दो। बाहर के लोग आएंगे तुम्हारे देश में, यूरोज में पे करेंगे, डॉलर्स में पैसे खर्चे करेंगे, तुम्हारे को कितना फायदा होगा। ये चीज़ ये लोग नहीं समझते। फिर मेरे समझ में नहीं आते, लोग ऐसे भी कहते हैं कि भी अफ्रीका बैकवर्ड है, अफ्रीका सिविलाइज नहीं है, अफ्रीका तो अंडररेटेड है, लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं करा। अरे तुम चाहते ही नहीं लोग करे, मतलब ऐसी ऐसी फालतू की कॉम्प्लिकेशंस बना देते हो, कोई मतलब है यार। 21,000 रुपये यूएस वीज़ा आज तक का मेरा सबसे महंगा वीज़ा था, जिसकी कीमत थी $160, 10-11 हज़ार रुपये कुछ, उससे डबल से भी ज़्यादा फीस है बुर्किना फासो के वीज़ा की जो मैंने पे करी। एनीवे भाई हद होगी। बाकी कल देखें क्या ये 21,000 रुपये और फ्लाइटों की इतने 1 लाख रुपये टोटल जो मैंने खर्च करी देश में आने के लिए, क्या वो वर्थ है? अपने को उस लेवल का कुछ मिलता भी बदले में नहीं मिलता। फिलहाल तो मिट्टी दिख रही है, सिर्फ इतनी धूल उड़ने लग रही है। बालकनी भी पूरी मिट्टी की भरी हुई है और बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है। अब मैं करता हूँ आराम, हाथ मुँह धो के वीडियो करते हैं पे ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, और बहुत हिम्मत मार के आज की वीडियो बनाई है। चलो एनीवे, गुड नाइट, बाय बाय।